हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की साइंस का अध्याय तीसरा धातु एवं अधातु पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कृपया उसे देखें। पार्ट फर्स्ट में हमने धातुओं के बारे में थोड़ा समझा था तथा मुख्य परिभाषा देखते हैं। धातु क्या होती है? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर, कॉपर आदि। हमने जब Na लिया, Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे धनायन करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस पर धनायन होगा तब जब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन ये, मिलकर 11 पूरे हो गए। ओके। धातुओं के रासायनिक गुण। जल के साथ अभिक्रिया। जब किसी धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्षार बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, या हम कह सकते हैं धातु तथा जल की अभिक्रिया कराने पर क्षार तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हमने एग्जाम्पल में कैल्शियम तथा जल की अभिक्रिया कराई तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, या कह सकते हैं धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने मैग्नीशियम तथा सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, जिससे हमें मैग्नीशियम सल्फेट, लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। धातुओं में क्षारीय प्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कहीं कहीं पर ऑक्सीजन की जगह वायु लिख के आता है। ठीक, किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। धातु तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराकर धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमने कैल्शियम तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, जो धात्विक ऑक्साइड है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन देती हैं। इस गुण को धन विद्युतीय गुण कहते हैं। जब M धातु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो M पर धनायन आ गया, इसी को धन विद्युतीय गुण कहते हैं। अधातु वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन देते हैं, ऐसे पदार्थों को अधातु कहते हैं। उदाहरण कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसका उदाहरण देखिए, एक अधातु लीजिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एक ऋणायन प्राप्त होगा। ओके। अधातुओं के रासायनिक गुण। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। सभी अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन देते हैं। इस गुण को ऋण विद्युतीय गुण कहते हैं। प्रवृत्ति तथा अधातु की परिभाषा सेम है, इसलिए इसका एग्जाम्पल हमने नीचे लिख रखा है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसी भी अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है, या हम कह सकते हैं अधातु तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर अधात्विक ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमने अधातु सल्फर तथा ऑक्सीजन गैस ली, जिससे हमें एक अधात्विक ऑक्साइड SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ओके। अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। किसी भी अधातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड यानी अधात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। हमने एग्जाम्पल के लिए सल्फर तथा हाइड्रोजन गैस ली, जिससे हमें अधात्विक ऑक्साइड
H2S प्राप्त हुआ। उपधातु वे पदार्थ जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु वे पदार्थ जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिल्वर, जर्मेनियम आदि। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उस मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जब दो धातुओं को मिलाते हैं तो मिश्र धातु प्राप्त होता है, जैसे पीतल, कांसा। पीतल को बनाने के लिए हमें दो धातुओं का यूज करना पड़ता है, कॉपर तथा जिंक का। कॉपर का 80% भाग होता है तथा जिंक का 20% भाग होता है। जब इन दोनों को गर्म कर लिक्विड अवस्था में लाकर इन दोनों का मिश्रण तैयार करते हैं तो पीतल प्राप्त होता है। ओके। सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी के बारे में हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जो सक्रियता श्रेणी है उसमें तत्वों के संकेत तथा तत्वों के नाम दिए गए हैं। ठीक। के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड या सीसा, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर या तांबा, Hg मरकरी या पारा। जो पारा होता है वह मुख्यतः तापमापी जो टेम्परेचर नापता है उसमें पारे का यूज होता है। Ag सिल्वर या चांदी, Au गोल्ड यानी सोना। जो हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हैं यह धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु अधातु से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं या सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक का मतलब होता है जिस प्रकार हमने Na लिया था तथा इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसकी कक्षा को भरने के लिए हमने यानी इसकी कक्षा को धनायन बनाने के लिए हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो वह प्रक्रिया आयनिक होती है। ठीक। आगे देखते हैं तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता को उसको पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ओके। धातु की संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु जो होती है वह अपनी जो संयोजकता कोष होती है उससे इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो धनायन बनाते हैं, और अधातु जो होती हैं वो अपनी संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। जैसे सोडियम धातु है तथा इसके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसने अपनी कोष को धनायन बनाने के लिए अपनी कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, जिससे Na पर 10 इलेक्ट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ओके। तथा अधातु जैसे क्लोरीन इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जब जुड़ गया तो इसकी कोष में पूरे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तथा यह ऋणायन प्राप्त हुए। ठीक। जो सोडियम होता है उसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। यह यौगिक कठोर तथा भंगुर होते हैं, या हम कह सकते हैं जो
आयनिक यौगिक हैं वह काफ़ी कठोर तथा ठोस होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, इन यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, यह यौगिक जल में घुलनशील हैं परंतु केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय हैं। जो केरोसिन है उसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं और जो ये यौगिक होते हैं वे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तथा पेट्रोल और केरोसिन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ओके। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, यानी जो द्रव अवस्था होती है इन यौगिकों की, तब इनमें विद्युत का प्रवाह कराने पर यह विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, परंतु जब यह ठोस अवस्था में होते हैं तो यह विद्युत प्रवाहित नहीं करते। धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। नंबर 1, अयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का परिष्करण। इस वीडियो में हम केवल अयस्कों का समृद्धिकरण पढ़ेंगे तथा नेक्स्ट वीडियो में हम धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का परिष्करण तथा आयनिक यौगिकों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण। खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं, या हम कह सकते हैं जब जमीन में से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिन्हें गैक कहते हैं। इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम निम्न विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे पानी से धुलकर, छानकर, चुंबकीय विधि से। चुंबकीय विधि में 2 रोलर होते हैं, उन पे एक चुंबकित पट्टा होता है चढ़ा हुआ तथा वह जब घूमता है तो उस पर अयस्क डाला जाता है तो चुंबकित जो धातु होती है वह उस पट्टे पर चिपक जाती है तथा जो ये अशुद्धियाँ होती हैं वह नीचे गिर जाती हैं। रसायनों का उपयोग करके, जब भी रसायनों का उपयोग करते हैं तो कभी धुएँ होती हैं वह झाग में बदलकर ऊपर तली पर आ जाती हैं तथा नीचे तली में अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं। ठीक, आज इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दीप एजुकेशन। थैंक यू।